So today we are going to start another important topic. In previous lecture, we have already covered the bronchiectasis. We have already covered the asthma topic, and we have already covered the very important topic that is the COPD. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर जाके देखें, इंशाल्लाह उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और इस तरह हमारे 4 लेक्चर और आएंगे इसके बाद रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर, तो जो आपकी क्लिनिकल पल्मोनोलॉजी है ये आपकी कवर हो जाए। ठीक है जी, काफी डिटेल के अंदर है, यहाँ पर आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे किसी हद तक, और जो क्लिनिकल्स हैं वो भी हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी हैं, और जो पाकिस्तान में गाइडलाइंस फॉलो होती हैं हम दोनों को मिक्स करके करें। ठीक है जी, ताकि अगर आपने कल को इंटरनेशनल एग्जाम देना है तो वहां पर भी आपको गाइडलाइंस जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हो ना, वो आपकी वहां पर भी अप्लाई हो। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक काफी लंबा टॉपिक होगा ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का। इसके ऊपर कम से कम हमारे 2 लेक्चर्स होंगे। ठीक है जी, कुछ हम पहले लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे, दूसरा हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कि सर व्हाट इज द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। इससे पहले हम पढ़ते रहे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सर व्हाट इज द RLD। तो RLD आर दोस RLD आर those conditions या those diseases, restrictive lung diseases are those diseases that impair the inspiration that impair the inspiration by causing stiffness of lungs, and by decreasing lung compliance। compliance क्या होता है सर? compliance का मतलब होता है ability to expand। तो जो आपके लंग से एक्सपैंड करने वाली एबिलिटी होती है ना, इसको हम कंप्लायंस कहते होते हैं। बच्चों इस डेफिनेशन को समझो, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ जाए ना तो उस डिजीज का हमारे यहाँ उस टॉपिक का ना पूरा आपका एक जो कोर कंसेप्ट होता है ना वो बन जाता है कि एक्चुअली में उस डिजीज में हो क्या रहा होता है। तो जो आपके पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इसमें आपका क्या इंपेयर हो रहा है सर? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर जो हमारे पास इंस्पायरेशन है या जो इनहेलेशन है, ये हमारे पास इंपेयर होती है। इंपेयर का मतलब होता है एबनॉर्मल हो जाना या प्रॉपरली वो काम ना होना। और ये सर अगर हमारे पास इंस्पायरेशन पेशेंट की प्रॉपरली नहीं हो रही तो इसका रीजन क्या है? मैंने कहा इसके आपके पास कम से कम 2 रीजन हैं जो आपने याद रखने। पहला कि अगर आपके लंग्स की स्टिफनेस हो गई है ना, क्या सर? अगर आपके लंग्स देखो यहां से अगर ये स्टिफ हो गए, तो अगर ये स्टिफ हो जाएंगे तो ये हमारे पास एक्सपैंड नहीं करेंगे, और अगर आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे तो इनका जो इंट्रा सेलुलर प्रेशर होता है वो डिक्रीज नहीं होता। जब डिक्रीज नहीं होगा तो हमारे पास जो इनहेलेशन होती है गैसेस की या एयर की, वो इनहेलेशन प्रॉपरली नहीं होती। ठीक है, तो एक जो आपने इसका आज याद रखना है कि आपकी इंस्पायरेशन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सर हमारे जो लंग्स हैं वो लंग्स स्टिफ हो सकते हैं, एक रीजन ये है। दूसरा सा रीजन आपको याद रखना है कि अगर हमारे जो लंग्स की कंप्लायंस है, कॉम्प्लायंस होता है अबिलिटी टू एक्सपैंड। कॉम्प्लायंस का मतलब अबिलिटी टू एक्सपैंड। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारे लंग्स की जो एक्सपैंड करने की एबिलिटी है अगर वो लॉस हो जाए, मैं आपको रीजन बताऊंगा, देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस दैट कैन इंपेयर द compliance or that can impair the expansion of your lungs। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके में समझें तो सर ऐसा होता है कि किसी भी डिजीज की वजह से अगर मेरे लंग्स स्टिफ हो रहे हैं या वो एक्सपैंड नहीं कर रहे या लंग्स की फाइब्रोसिस हो गई है या उनके अंदर किसी चीज की इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, जिसकी वजह से अगर जो आप एयर को इनहेल कर रहे वो प्रॉपरली आपके लंग्स के अंदर नहीं जा रहे या आप प्रॉपरली इनहेलेशन ही नहीं कर रहे, तो उसको हम कहते हैं दैट इज द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है आपके लंग्स को, कि उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो एयर है वो आपके लंग्स के अंदर नहीं जा रही। अब इसमें आपके लंग्स की फाइब्रोसिस हो सकती है, लंग की थिकनेस हो सकती है, लंग के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, लंग के अंदर किसी चीज की फाइब्रोसिस हो सकती है। जितने भी रीजन है, अगर हमारे लंग्स एक्सपैंड नहीं हो रहे या दूसरे नंबर अगर हमारे लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस है तो जिसकी वजह से इनहेलेशन नहीं हो रही, एयर आपके लंग्स के अंदर नहीं जा रही, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज। तो रिस्ट्रिक्टिव में प्रॉब्लम होती है इनहेलेशन में पेशेंट को,
जो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव में पेशेंट को पेशेंट प्रॉब्लम होती है एक्सलेशन के अंदर या एक्सपायरेशन के, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज द डिफाइन ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज होती हैं, इनके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने ना इसके कॉजेज याद रखने। ये IN एक हमारे पास निमोनिक है, ये बहुत फेमस निमोनिक है, ये यूवर्ल्ड के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो एक निमोनिक मैंने आपको याद करवाना, दैट इज यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, INT R0 है, मतलब ये इस तरह बनता है, लेकिन INT आपने ये चार वर्ड्स याद रखने होते हैं। ए, फिर हमारे पास दूसरे नंबर आई, फिर तीसरे नंबर आपने ए, और चौथे नंबर पर ना हमारे पास सी। अच्छा, ये वाले जो निमोनिक्स है ना, मजे की बात है ना, ये निमोनिक्स बड़े काम के हैं। हालांकि जो फर्स्ट ईयर के निमोनिक्स हैं वो कोई इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करते, लेकिन जो क्लिनिकल मेडिसिन के निमोनिक्स होते हैं ये आपको बड़ा हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको सुबह MI के अंदर बता रहा था ना, कि MI वाले पेशेंट के जो हमने ट्रीटमेंट करना है उसका निमोनिक मैंने ओबैटमैन आपको लिखवाया हुआ है। तो अगर आपको ओबैटमैन याद रहेगा ना तो बड़ा इजी हो जाता है MI वाले पेशेंट को ट्रीट करना। इसी तरह कल जो मैं COPD को ट्रीट कर रहा था तो मैंने उसके लिए आपको निमोनिक बताया था, ट्रीटमेंट का COPD। COPD का जो निमोनिक है वो COPD था। तो अब आपको उसका ट्रीटमेंट कभी भी नहीं भूलेगा। फिर इसी तरह जो आपके पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस हैं, कि किस किस वजह से हमारे लंग्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, उनका निमोनिक है आरंट, या इसको कह लिया R0 समझो, ठीक है, जिसमें AINT बनता है। अब सबसे पहले जो ए हमारे पास ए है सर, इसका क्या मतलब है, इससे क्योंकि हम इटियोलॉजी डिस्कस करें कि किस किस वजह से रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती हैं। तो ए का मतलब होता है एल्व्यूलर एडीमा। एल्व्यूलर एडीमा, अगर किसी पेशेंट के अंदर एलोविलाई के अंदर एडीमा हो जाए, देखें लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। अगर ये मेरे पास एलोविलाई है और यहाँ पर हमारे पास क्या सर, कैपिलरीज है, यहाँ पर कैपिलरीज है जिसमें गैसेस एक्सचेंज कराना, जिसके अंदर ब्लड होता है। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से बच्चों आपके पास इस एलोविलाई के अंदर, ये मेरे पास एलोविलाई, अगर इसके अंदर अडीमा हो जाए, लेट्स मैं कहता हूँ यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ये देखो, और इसी तरह की आपके लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एलोविलाई है, और अगर उन तमाम मिलियंस ऑफ एलोविलाई के अंदर अगर अडीमा हो जाए, उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो आपने मुझे खुद बताना है, क्या अब इसके अंदर एयर आ सकती है? जिस लंग्स के एलोविलाई के अंदर फ्लूइड है, क्या इसके अंदर एयर आ सकती है? सर एयर नहीं आएगी इसके अंदर। जब एयर नहीं आएगी तो प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो, और जब एयर रिस्ट्रिक्ट हो रही है इस फ्लूइड की वजह से, तो हम इसको कह सकते हैं सर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। इसकी वजह से एल्व्यूलर एडीमा की वजह से, कि अगर एलोविलाई के अंदर एडीमा है, और ये एडीमा किसकी वजह से हो सकता है बच्चों? ये सर एडीमा हमारे पास अगर पेशेंट को हैमरेज हो जाए, या पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाए, तो उस केसेस के अंदर पेशेंट के अंदर जो एलोविलाई है इसमें हैमरेज या इसमें एडीमा हो सकता है। देखो लेट्स सपोज ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी जब रप्चर होगी ना, तो इसका जो फ्लूइड है वो फ्लूइड किस में इकट्ठा हो जाए, आपकी इन एलोविलाइज के अंदर। तो जब उसमें एडिमा या फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारे पास जो एयर है वो लंग्स के अंदर नहीं आएगी, और दूसरे पर अगर आ भी जाए तो वो गैसेस एक्सचेंज नहीं करोगे, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज के लिए आपको जो इसका एलोविला का ये वाला एरिया होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो डायरेक्टली आपके कैपिलरीज के साथ एक्सपोज होता है, और इसने यहाँ पर गैस ब्लड के साथ गैसेस एक्सचेंज करवाना होता है। तो पहला रीजन, अगर किसी पेशेंट को एल्व्यूलर एडीमा होता है तो उस पेशेंट में रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आईसी, आपने याद रखना interstitial lung diseases, and these are most important. Interstitial lung diseases, अगर आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है ना, तो स्टिल आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है बच्चों, समझो। ये है सर एलोविलाई, ऑन द अदर हैंड हियर वी हैव द कैपिलरी, ये मेरे पास है कैपिलरी। अब इस एलोविलाई और कैपिलरी के दरमियान वाला जो एरिया है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। ये है इंटरस्टिशियम। अगर मेरे पास इस इंटरस्टिशियम के अंदर एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, इस इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस हो जाए, इस इंटरस्टिशियम के अंदर ग्रैनुलोमा इकट्ठा हो जाए, इस इंटरस्टिशियम में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, इस इंटरस्टिशियम में कॉल इकट्ठा हो जाए, इस इंटरस्टिशियम में एस्बेस्टोस इकट्ठा हो जाए, इस इंटरस्टिशियम में ब्रिलियोसिस हो जाए, इस इंटरस्टिशियम में हमारे पास फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, वट एवर द रीजन, अगर आपकी इंटरस्टिशियम में कोई चीज डिपॉजिट हो जाएगी, जो एलोविलाई
और कैपिलरी के दरमियान में स्पेस होती है, तो उसकी वजह से भी अब बच्चों क्या होगा, आपके यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। जब गैसियस एक्सचेंज होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन आपके कैपिलरीज में नहीं जाएगी। जब यहाँ से एयर या ऑक्सीजन कैपिलरी में नहीं जाएगी तो ये एयर यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी। जब ये एयर यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी तो अब क्या मजीद ऊपर से एयर आपके लंग्स के अंदर आ सकती है? सर नहीं, नहीं एयर आ सकती है मजीद। तो मैं इसको कह सकता हूँ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की वजह से भी हो सकता है। मैंने आपको कितने सारे रीजन बताए हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हो सकती हैं, जिसके अंदर आप कह लो कि सार्कोडोसिस है, एमाइलोडोसिस है, इन सब के अंदर ग्रैनुलोमास बनते हैं, या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, जिसके अंदर यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाती है, थिकनेस हो जाती है इंटरस्टिशियम की। तो इससे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की वजह से भी पेशेंट को क्या हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बहुत 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 से चीज है। देखो, हमारे पास अगर किसी पेशेंट का कोयला के साथ कोई माइंड मतलब के माइंड में काम करता है, वहां पे सारी बात है उसका कोल के साथ एक्सपोजर होगा, और कोल उसके लंग्स के अंदर जाएगा, और वो कोल जो उसके लंग्स के अंदर जा रहा है, अगर वो उसकी इंटरस्टिशियल स्पेस में डिपॉजिट होता 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 जाएगा, इट इट टेक्स मैनी ईयर्स। तो एट द एंड पेशेंट में क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी पेशेंट का एस्बेस्टोस के साथ एक्सपोजर होता है, ब्रीलियम के साथ एक्सपोजर होता है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको ऑटोइम्यून डिजीज बताई है, जैसे कि सार्कोडोसिस और एमाइलोइडोसिस, उन पेशेंट्स के अंदर भी ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। और अगर इंटरस्टिशियल में इफेक्ट होगा तो पेशेंट के अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, मजीद एयर लंग्स के अंदर नहीं आएगी, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर ए से क्या बनता है। सर ए से आपने याद रखना, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी ए लिखा हो यहाँ पर तो एन आता है। एन से बनता है न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन, कि अगर हमारे पास उस पेशेंट के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, अब ना अक्सर स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की इफेक्ट होने की वजह से पेशेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कैसे हो सकती है। देखो, आपने अगर जब एयर को इनहेल करना होता है ना, अगर अभी भी आप बैठे तो आपने लेट्स, मैंने जब एयर को इनहेल करना है तो आपको जो डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम की मूवमेंट जरूरी होती है। जब डायाफ्राम हमारे पास नीचे की तरफ जाता है तो आपके जो थोरैसिक कैविटी का एरिया होता है वो ज्यादा होता है। जब वो एरिया ज्यादा होता है तो आपके लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं। जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं, इंट्रा जो ब्रोंक सॉरी लंग्स होते हैं उनमें प्रेशर कम होता है। जब उनमें प्रेशर कम होता है तो आप बाहर से एयर को लंग्स के अंदर लेके जाते हैं। अब अगर आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट हो गई है, जैसा कि आपके पास एक डिजीज है जिसको मस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, तो मस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, मैस्थीनिया ग्रेविस। तो मैस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं आपके, इससे न्यूरॉन का जो मैसेज होता है वो मसल तक नहीं पहुंचने देती, तो आपका मसल जो डायफ्राम का मसल है वो पैरालाइज हो जाता है। जब आपका डायफ्राम का मसल पैरालिसिस में चला जाएगा तो वो हमारे पास ना एक्सपैंड होगा ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब हमारे पास एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो लंग्स भी आपके एक्सपैंड नहीं होते। जब लंग्स आपके एक्सपैंड नहीं करेंगे तो आप एयर को लंग्स के अंदर नहीं ले जा सकते। जब आप एयर को लंग्स में नहीं ले जाओगे तो मैं कह सकता हूँ कि पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। और दूसरे नंबर इसके साथ ही आपने याद रखना है जो आपकी फ्रेनिक नर्व है, क्योंकि जो डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम की मूवमेंट को फ्रेनिक नर्व कंट्रोल करती है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर फ्रेनिक नर्व की इंजरी होती है, उस पेशेंट के अंदर भी डायाफ्राम इफेक्ट होगा, और डायाफ्राम मूव नहीं करेगा तो पेशेंट के अंदर लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे। जब लंग एक्सपैंड नहीं करेगा तो एयर लंग्स के अंदर नहीं जाएगी, आपके पास इनहेलेशन या इंस्पायरेशन इफेक्ट होगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि सर पेशेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। ठीक है जी। चौथा काज हमारे पास क्या है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर किसी पेशेंट के अंदर ये जो थ्रेसिक वॉल होती है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अब जिन बच्चों ने बेसिक पढ़ा हुआ ना तो उनको सारी बातें समझ आ रही। जो आपकी थ्रेसिक वॉल होती है, जैसे ये जो चेस्ट वाली कैविटी है, ये थ्रेसिक वॉल आपकी ना मूव करती है। जब ये मूव करती है तो भाईजान तब भी आपके जो लंग्स है ना वो एक्सपैंड होते होते हैं। अगर आप अभी बैठे हो ना तो अभी आप इनहेलेशन करो, फोर्सफुली इनहेलेशन करो। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है ना ये बाहर आ रही है। ये जो आपकी थ्रेसिक वॉल है ये क्या कर रही है, ये बाहर की तरफ आ रही है। जब ये बाहर की तरफ आती है
तो ये क्या करती है, हमारे पास लंग्स को एक्सपेंशन के अंदर हेल्प करती होती है ये साथ। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर थोरेसिक वॉल की मूवमेंट डिक्रीज हो जाए, जैसा कि ओबेसिटी वाले पेशेंट, अगर कोई ओबेस है, मोटा बंदा है, तो उसकी जो थोरेसिक वॉल की मूवमेंट है ये कम हो जाती है। तो पहला रीजन मैं लिख रहा हूँ ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से जो आपकी चेस्ट मूवमेंट है ना, क्योंकि वहां पर फैट डिपॉजिट है, जब फैट डिपॉजिट होगी तो थोरेसिक वॉल की मूवमेंट नहीं होगी। जब थोरेसिक वॉल की मूवमेंट नहीं होगी, आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे। जब लंग एक्सपैंड नहीं करेंगे तो क्या आपके पास एयर लंग्स में जाएगी? सर नहीं जाएगी। तो पेशेंट को क्या हो सकता है सर? पेशेंट में रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। इससे बड़े सारे कॉजेज हैं, ओबेसिटी भी है, इसका प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको ना रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। तो ये चीजें आप यहाँ पर याद रखनी है। इवन तो आपको पता है ओबेसिटी की वजह से हमें वो पढ़ते हैं ना, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, जिसके अंदर पेशेंट से प्रॉपर वेंटिलेट नहीं किया जाता। जो लोग मोटे होते हैं ना, उनसे प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं किया जाता। इस वजह से उन लोगों के अंदर ना, उसके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग हैं ना, जब वो थोड़ा सा चलते हैं ना, उनको डिस्निया होना शुरू हो जाता है, उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उनकी जो रिस्पायरेटरी रेटिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और वो इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट के अंदर डिस्निया हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये चार काजेज याद रखने हैं। एल्व्यूलर एडिमा किसी रीजन की वजह से हो, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हैं, वो किसी भी रीजन की वजह से हो। मैंने आपको इतनी ज्यादा कॉजेज बता दी हैं। तो पेशेंट में रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि एयर लंग्स के अंदर ना आए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट हो रही है, तो हमारे पास लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे, डायफ्राम की मूवमेंट नहीं होगी, तो हमारे पास इनहेलेशन नहीं होगी। पेशेंट में रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। और लास्ट है थोरेसिक वॉल। अगर आपके पास थोरेसिक वॉल की मूवमेंट नहीं होती, जैसे इसके बहुत सारे रीजन है, स्कोलियोसिस भी होता है, सार्कोडोसिस भी होता है, काइफोसिस भी होता है, उन सब की वजह से ये थोरेसिक वॉल आपकी इफेक्ट होती है। और उसके अलावा हमारे पास एक होती है डिजीज जिसको हम कहते हैं अनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके अंदर हमारे पास जो पीछे वर्टिब्रा होता है ना, वो वर्टिब्रा फ्यूज कर जाता है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, अनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस ना। और अनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, चलिए मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, अनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये ऑटोइम्यून डिजीज है बच्चों। इसके अंदर आपकी जो बैक होती है वो जो वर्टिब्रा होते हैं ना बैक के, वो फ्यूज कर जाते हैं। उनकी फ्यूजन की वजह से इस पेशेंट को सीवियर बैक पेन होती है, और बैक पेन होने के साथ इस पेशेंट को आयोटिक रिगर्गिटेशन होती है, इस अनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। और साथ इस पेशेंट को क्या होता है, इसके जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं करते। अब उसका पता क्या रीजन होता है? जो आपकी रिप्स होती है ना, ये रिप्स आपके पास डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं पीछे वर्टिब्रा के साथ। रिप्स आपकी वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जब रिप्स वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट होती हैं, तो जो इनका ये कार्टिलेज वाला पोर्शन होता है ना, वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब रिब्स के कार्टिलेज वाले पोर्शन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो रिब्स की मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। जब रिब्स की मूवमेंट कम हो जाएगी, तो आपकी थोरेसिक वॉल की मूवमेंट कम हो जाएगी, और जब ये वॉल की मूवमेंट कम होगी, तो पेशेंट के लंग्स जो है वो एक्सपैंड नहीं करेंगे, पेशेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। ठीक है जी, ये मैं आपको मस्कुलोस्केलेटन के अंदर भी पढ़ाऊंगा। ये बड़ा मजे का कंसेप्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट कंसेप्ट है कि अनकाइलोसिक स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर एक तो हाइपोवेंटिलेशन होती है, दूसरा उन लोगों के अंदर aortic regurgitation होती है। और आई लाइक दैट कंसेप्ट वेरी मच। नेक्स्ट बच्चों, सबसे पहले अब ये जो जितने हमने रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज मैंने अब आपको ऊपर कॉजेज बताए ना, ये ऑलमोस्ट हमने सारी पढ़नी है। तो जो आपके पास सबसे पहली रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज आती है ना, जैसे हमने कहा था कि सर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज डिफरेंट है, जैसे एस्थमा है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, ब्रोंकाइटिस है, उसके बाद एम्फीसीम है, जो सारे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज करवाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इसके अंदर भी काफी सारी डिजीजेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमोकोनियोसिस हो गया है, पेशेंट के अंदर सार्कोडोसिस है, पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस है, पेशेंट के अंदर वस्कुलाइटिस है, पेशेंट के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि वो डर्मेटोमायोसाइटिस या पोलीमायोसाइटिस होता है, जो ऑटोइम्यून डिजीज है, उन सब पेशेंट्स के अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस हो सकती है। ठीक है जी, सर स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस। कि सर जब आपके इंटरस्टिशियम के अंदर प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी वजह से पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के क्या क्या कॉजेज हैं, और इस पेशेंट की क्या सिम्टम आ सकती हैं, हम इस पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वाले पेशेंट को, जो कि एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि सर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हमारे पास क्या है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है जिसको हम कहते हैं आईएलडी। आईएलडी इज एन क्रॉनिक क्रॉनिक लंग डिजीज। क्रॉनिक लंग डिजीज
into which there is inflammation, and fibrosis, inflammation and fibrosis into the interstitium space कि सर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हमारे पास वो तमाम डिजीज हैं जिनके अंदर क्या होता है कि सर जो आपके पास इंटरस्टिशियम है, उस इंटरस्टिशियम के अंदर मैं दोबारा फिर ड्रा कर देता हूँ, ये आपका क्या है, एलोविलाई है। इस एलोविलाई के पीछे क्या बना हुआ है, कैपिलरी होती है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या है, कैपिलरी। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से ये जो दरमियान में इंटरस्टिशियम है, यहाँ पर लेट्स सपोज अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इंटरस्टिशियम के अंदर क्या हो जाए सर, इन्फ्लामेशन हो जाए, यहाँ पर ग्रैनुलोमास डिपॉजिट हो जाए, तो उन सब की वजह से क्या होगा सर, देर इज द नो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द कैपिलरीज, बिटवीन द ब्लड एंड योर एलोविलाई। तो अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो जो आपके पास एयर है वो एयर यहाँ पर इसमें ट्रैप हो जाएगी। जब यहाँ आपके पास यहाँ पर एयर प्रेजेंट होगी वो आपके कैपिलरी के अंदर नहीं आएगी, तो ये क्या करेगी, ये मजीद एयर को लंग्स के अंदर नहीं आने देगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो जाएगी। तो अगर इंटरस्टिशियम में अफेक्ट होगा तो उस पेशेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। ठीक है जी, ये आपने चीज यहाँ पर याद रखनी है। मैं फिर यहाँ पर दो चीजों को सेपरेट करके लिख रहा हूं कि अगर इंटरस्टिशियम में इंफ्लामेशन या फाइब्रोसिस, तो जिसकी वजह से गैसेज एक्सचेंज नहीं है, एयर हमारे पास लंग से उसमें ब्लड में नहीं जा रही, वो एयर वहीं पर ट्रैप है और वो मजीद एयर को अंदर नहीं आने देगी, जिसकी वजह से पेशेंट को इंटरस्टिशियल इंड्यूस रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो जाएगी, या जिसकी वजह से पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर आपने जो ऊपर बात की है ना कि इंटरस्टिशियम में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, या इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस हो जाती है, या इंटरस्टिशियम में कोई चीज डिपॉजिट हो जाती है। तो ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो वहां पर इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस काज करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो देर आर अ लॉट ऑफ कॉजेज दैट कैन कॉज द इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस इनटू योर इंटरस्टिशियम स्पेसिस। मतलब आप देखो कि ये जो मैं आपको कॉजेज दिखाऊंगा उनकी वजह से आपको इंटरस्टिशियम लंग डिजीज होगी, और इंटरस्टिशियम लंग डिजीज हमारे पास क्या है, एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। ठीक है जी, तो अब हमने ये जो इंटरस्टिशियम में ये इन्फ्लामेशन यहाँ पर हुई है ना, यहाँ पर कोई भी चीज डिपॉजिट हो रही है, तो वो किस किस रीजन की वजह से यहाँ पर डिपॉजिट हो सकती है। तो उसमें बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो निमोकोनियोसिस की डिजीजेज होती है, जैसे लेट्स सपोज एस्बेस्टोस। अगर किसी पेशेंट को एस्बेस्टोसिस हो जाती है, मतलब कि ये एस्बेस्टोस क्या होता है, ये हमारे पास जो रोफ्स वगैरह होती है ना, तो जो लोग रूफ का काम करते हैं तो उनसे आपने देखा होगा वो गत्ते टाइप की ना एक चीज निकलती है, तो उसको एस्बेस्टोस कहा जाता है। ये अगर किसी पेशेंट का इस एस्बेस्टोस के साथ बार बार एक्सपोजर हो रहा है ना, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं डायग्राम भी ड्रा करूँ, एस्बेस्टोस के साथ बार बार एक्सपोजर हो रहा है, तो ये एस्बेस्टोस क्या करती है, उस पेशेंट के इंटरस्टिशियम में जाके डिपॉजिट हो जाती है। जब ये उस पेशेंट के इंटरस्टिशियम में डिपॉजिट होगी तो ये क्या कर देगी सर, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज काज करवा देगी, और अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज काज हो जाएगी तो पेशेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो जाएगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर ये आ रही है एस्बेस्टोस, इधर से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से मेरे पास, क्योंकि ये बहुत स्मॉल छोटे छोटे इसके पार्टिकल होते हैं, आई थिंक लेस देन 2 मिलीमीटर या लेस देन 1 मिलीमीटर इनका ना इनका साइज होता है। तो एस्बेस्टोस क्या करते हैं, आपकी यहाँ पर इंटरस्टिशियम में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब एस्बेस्टोस इंटरस्टिशियम में डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे वहां पर सर, इन्फ्लामेशन करेंगे, या डायरेक्टली खुद डिपॉजिट होके आपकी गैसियस एक्सचेंज को इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा सर और भी क्या रीजन है, जितने भी निमोकोनियोसिस की डिजीज हैं, जैसा कि ब्रीलियम, अगर किसी पेशेंट का ब्रीलियम के साथ एक्सपोजर है तो ये ब्रीलियम वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट के साथ कोयला का एक्सपोजर है तो ये कोयला वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट का सिलिकोसिस के साथ एक्सपोजर है, जो जिसको मैं लिखता हूँ सिलिका, जो लोग आपके पास सहरा वगैरह में रहते हैं ना, ये जिसे क्या कहते हैं यार उसको, सैंड वाले एरियाज के अंदर जो लोग रहते हैं, तो वो सैंड के साथ बार बार एक्सपोजर होने की वजह से सैंड लंग्स में जाती हैं,
और वो सैंड को हम सिलिका ही कहते हैं। वो सिलिका क्या करेगा, इंटरस्टिशियल में डिपॉजिट होके इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आपको काज करवा देगा। ठीक है जी, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। सर इसके अलावा क्या कोई और रीजन भी होते हैं? जी होते हैं, जैसा कि सार्कोडोसिस। अब सार्कोडोसिस क्या है सर? सार्कोडोसिस मेरे पास एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इस ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर क्या बनता है सर? इसमें नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास बनते हैं। इस डिजीज के अंदर ना इस तरह के ग्रैनुलोमास बनते हैं। ये ग्रैनुलोमास क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जाके ना डिपॉजिट होते हैं। जब ये आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम के जाके अंदर जाके डिपॉजिट होंगे, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि सर सार्कोडोसिस के अंदर क्या होता है। सार्कोडोसिस के अंदर बच्चे नॉन केशिएटिंग ग्रेनुलोमास बनते हैं। और ये जो नॉन केशिएटिंग ग्रेनुलोमास होते हैं, ये आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। लेट्स सपोज आपके हार्ट के अंदर, आपके लंग्स के अंदर, आपके स्किन के अंदर, आपके जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर आपको मल्टीपल सिम्टम्स नजर आते हैं। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि सार्कोडोसिस की वजह से क्या होता है, सार्कोडोसिस के अंदर नॉन केशिएटिंग ग्रेनुलोमास बनते हैं। और ये जो नॉन केशिएटिंग ग्रेनुलोमास होते हैं, ये आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं। जब ये बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर डिपॉजिट होंगे, तो ये क्या करवाते हैं? दे कैन कॉज अ डिफरेंट इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। आपकी स्किन में डिपॉजिट होंगे तो एरिथेमा नोडोसम काज कर देते हैं। आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं तो आर्थराइटिस काज कर देते हैं। आपकी न्यूरॉन्स में इवन 2 न्यूरॉन्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं। और इस पेशेंट के अंदर आपको फेशियल पाल्सी भी नजर आती है, जो सार्कोडोसिस वाला पेशेंट है। आपके लिम्फ नोड्स में डिपॉजिट होते हैं। आपके हार्ट की पेरिकार्डियम में डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर पेरिकार्डाइटिस होते हैं। ठीक है, तो ये सार्कोडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। तो ये अगर नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास आपकी इंटरस्टिशियम में डिपॉजिट होंगे, तो पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ये काज करते होते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा सर क्या कॉजेज हो सकते हैं? इसके अलावा एमाइलोडोसिस। अगर आपके पास कोई बंदा आता है 60 या 70 साल की एज का, लंग्स की प्रॉब्लम के साथ, मतलब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की सिम्टम के साथ, तो आपने कंसीडर करना है उस पेशेंट का, क्योंकि ये एमाइलोडोसिस मोस्टली जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर होती है। तो उस पेशेंट के अंदर एमाइलोडोसिस की वजह से किडनी भी इफेक्ट होती है, स्किन भी इफेक्ट होती है, और उन पेशेंट्स के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी हो सकती है। ठीक है जी, तो एमाइलोडोसिस कैन आल्सो कॉज ILD डिजीज। इसके अलावा बच्चों हमारे पास कुछ होती है मेडिसिन, एंड दीज मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ड्रग्स हैं, और उसमें से एक ड्रग का MCQ FCPS पार्ट 1 के अंदर आया हुआ था कि वो कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपके पास ना इंटरस्टिशियल लंग डिजीज काज करती है। या असल में वो पूछा गया था इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस कौन सी काज करती है, तो इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस भी असल में आपकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ही होती है। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं, ये आपने इन ड्रग्स का नाम याद रखना है, जिसमें सबसे पहले आती है एमियोड्रोन। एमियोड्रोन, एमियोड्रोन मैंने आपको बताया हुआ कौन सी ड्रग होती है सर? एमियोड्रोन हमारे पास ये पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये चारों चैनल्स को ब्लॉक करने वाली ड्रग होती है। ये क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो अगर कोई पेशेंट एमियोड्रोन का यूज कर रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस हो सकती है। एक इस ड्रग का नाम याद रखना है। दूसरे नंबर पर हमारे जो मोस्ट कॉमनली ड्रग जिसके बारे में पूछा जाता है ना, कि जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का कर सकती है, वो हमारे पास एक एंटीबायोटिक, जिसको हम कहते हैं ब्लियोमायोसिन। ठीक है, ये है एंटीबायोटिक, लेकिन इसको मतलब कि एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर यूज किया जाता है ब्लियोमाइसिन। और इन दोनों का साइड इफेक्ट होता है कि ये आपको क्या काज कर सकती है, पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज काज करवा सकती हैं। एमियोड्रोन तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी पेशेंट को एमियोड्रोन देनी है, तो आपने उसके कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं जी डॉक्टर साहब? अगर आपने किसी पेशेंट को एमियोड्रोन देनी, तो आपने उसके कौन कौन से टेस्ट करवाने LFTs, RFTs, हैं? LFTs, एंड वन मोर। pulmonary function test, वो तो हो Pyromedia, PFT के, कौन सा? pyromedia, नहीं, वो हो गया ना PFT के अंदर, PFT स्पायरोमीट्री होती है। सर आपने इस पेशेंट के, pregnancy, लिख लो लिख लो लिख लो, TFT थायराइड फंक्शनल टेस्ट। एमियोड्रोन का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, मैंने आपको बताया था एमियोड्रोन हाइपोथायरॉयडिज्म भी काज करती है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी काज करवाती है।
तो इसलिए ये ड्रग देने से पहले TFT, LFT, PFT, RFT, ये चारों आपने एक्टिव करवाने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ड्रग्स क्योंकि हमारे पास थायराइड को भी इफेक्ट कर सकती है, लंग्स को भी, लीवर को भी, किडनी को भी, तो अगर पेशेंट को पहले कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उस कंडीशन को वर्स ना कर दे, इसलिए हम ये वाले टेस्ट उस पेशेंट के अंदर है करवाते होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सर, और कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज काज करवा सकती हैं? दैट इज अ रेडिएशन एक्सपोजर। अगर एक पेशेंट को, अब मैं आपको इसका सिनेरियो बताऊं, पता है कैसे आपको रेडिएशन की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है? एक मेरे पास पेशेंट है, इस पेशेंट को ना बार बार नमूनिया हो रहा है। क्या सर? उस पेशेंट को, मतलब इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को ना बार बार नमूनिया हो रहा है। और आपको पता है जब भी निमोनिया वगैरह होता है या लंग की सिम्टम आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उस पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं। अब जब एक पेशेंट को बार बार निमोनिया हो रहा है, हम उस पेशेंट के अंदर बार बार एक्सरे का एक्सपोजर कर रहे हैं, मतलब रेडिएशन का एक्सपोजर कर रहे हैं, तो वो पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है, क्योंकि ये रेडिएशन डायरेक्टली जाके क्या करती हैं? आपकी एलोविलाई की वॉल को डैमेज करती हैं। जब एलोविलाई की वॉल डैमेज होती है तो वहां पर इन्फ्लामेशन होती है। जब वहां पर इन्फ्लामेशन होती है तो पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज उस पेशेंट के अंदर हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं सर ऑटोइम्यून डिजीजेस के। ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से भी पेशेंट के अंदर ऑटोइम्यून डिजीजेस, वैसे मैंने ऊपर भी एक दो लिखे लेकिन यहाँ पर मजीद लिख लें कि ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। जैसा कि अगर तीन चार हम लिखें, अगर किसी पेशेंट को डर्मेटोमायोसाइटिस, पोलीमायोसाइटिस या स्क्लेरोडर्मा है, या किसी पेशेंट के अंदर क्रेस्ट सिंड्रोम है, एक दो ऑटोइम्यून डिजीज लिख लो। अगर फीमेल है तो ज्यादातर क्रेस्ट सिंड्रोम, अगर मेरे पास मेल है तो ज्यादातर उसके अंदर पोलीमायोसाइटिस, पोलीमायोसाइटिस, और अगर फीमेल है पोलीमायोसाइटिस, अगर फीमेल है तो उसमें डर्मेटोमायोसाइटिस ज्यादा होते हैं। तो ये जो ऑटोइम्यून डिजीज है ना, जिसके अंदर इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर होता है सर क्या है कि आपका जो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं? कम्प्लेक्स बनते हैं। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम इम्यून कम्प्लेक्स कहते हैं, तो ये इम्यून कम्प्लेक्स भी आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिपॉजिट होता है। और अगर ये डिपॉजिट हो जाए कहाँ पर सर? अगर ये इंटरस्टिशियम में जाके डिपॉजिट हो जाए तो इट कैन लीड्स टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉजेज जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ILD हो सकती है। वैसे और भी काफी सारे कॉजेज हैं, लेकिन आपने ऑटोइम्यून डिजीजेस, इंफ्लामेटरी डिजीजेस और अकेमुलेटरी डिजीज, जैसे कोयला हो गई, ये वगैरह चीजें डिपॉजिट होंगी, तो ये इंटरस्टिशियम में जाकर जाकर डिपॉजिट होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर कौन कौन सी सिम्टम के साथ ये पेशेंट हमारे पास ना प्रेजेंट करता है? जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का पेशेंट है हमारे पास, ये किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा? सबसे पहले जो सिम्टम आपने याद रखनी है, दैट इज अ नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ, हाँ जी, अफीफा मुझे बताएगी नॉन प्रोडक्टिव कफ आपको किस किस डिजीज के अंदर मिलती है जी, ताकि हम अपने डिफरेंशियल डायग्नोस भी तो अच्छे करें ना। एम्फीसीमा में भी नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है। ओके, एंड और एंड ब्रोंकियोस्टेन, किसके अंदर है? अस्थमा। नहीं अस्थमा में हाँ एस्मा प्रोडक्टिव के, कफ। नहीं नहीं, एस्मा में स्टार्ट के अंदर नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है। एस्मा में स्टार्ट के अंदर नॉन प्रोडक्टिव कफ ही होती है। ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर प्रोडक्टिव कफ होती है, प्रोडक्टिव कफ होती है उसमें। सर ये दो ही होते हैं मेरे ख्याल से, बाकी तो ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है तो वो तो प्रोडक्टिव होती सर लिखते जाएं, परेशान क्यों हो रहे हैं? पेशेंट के लंग्स के अंदर अगर ट्यूमर है तो नॉन प्रोडक्टिव कफ हो सकती है। पेशेंट के अंदर एस्थमा है तो नॉन प्रोडक्टिव कफ हो सकती है। पेशेंट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है तो नॉन प्रोडक्टिव कफ हो सकती है। पेशेंट के अंदर, लेट्स सपोज कोई वो ऐसी मेडिकेशंस यूज कर रहा है है। जिसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स, जो आपके कफ रिफ्लेक्स को जाके इरिटेट करती हैं और पेशेंट की जो कफ होती है ना वो स्टिमुलेट हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट तो में नॉन टीबी प्रोडक्टिव, में प्रोडक्टिव कफ नहीं होती। मैडम टीबी के अंदर नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, किसने आपको प्रोडक्टिव कफ करवा दी है? टीबी के अंदर पेशेंट को प्रोडक्टिव नाइट कफ स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग, और जो आप वो प्रोडक्टिव की, वैसे तो प्रोडक्टिव एस्थमा पे भी फिर हो सकती है, वो तब जाके प्रोडक्टिव होती है
जब हमारे पास आपके लंग्स के अंदर जो एस्थमा की वजह से अगर ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाए या ग्लैंड्स ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए, तो डायरेक्टली एस्थमा या टीबी की वजह से प्रोडक्टिव कफ नहीं होती। डायरेक्टली प्रोडक्टिव कफ किसकी वजह से होती है? आपके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से, जिसमें हमने कहा था कि सर इन्वॉल्व ही ग्लैंड्स हो रहे हैं। आपके ब्रोंकाइटिस के अंदर प्रोडक्टिव कफ होती है जिसमें डायरेक्टली आपके ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब एस्मा के अंदर ब्रोंकोस्पैज्म ज्यादा होता है, टीबी के अंदर ग्रेनुलोमा ज्यादा बनते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस के अंदर भी आपको नॉन प्रोडक्टिव कफ मिलती है क्योंकि यहां पर भी इन्फ्लामेशन हो रही है पेशेंट के अंदर। तो लेकिन लेटर ऑन इनके अंदर भी प्रोडक्टिव कफ हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि इनके अंदर नहीं होती, इनके अंदर भी हो सकती है, लेकिन हमने पहले देखना कि जो स्टार्ट के अंदर डायरेक्टली क्या चीज होती है, तो वो हमारी नॉन प्रोडक्टिव कफ ही इन तमाम केसेस के अंदर होती है। ठीक है सर, सबसे पहले तो ये पेशेंट मेरे पास क्रॉनिक नॉन प्रोडक्टिव कफ के साथ आ सकता है। दूसरे नंबर पर चूंकि सर इस पेशेंट के अंदर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, हमने यही बात की थी ना कि अगर ये मेरा एलोविलाई है, यहाँ पर अगर आपका कैपिलरी पड़ी हुई है, तो इस पेशेंट में प्रॉब्लम ये होता है कि सर देर इज नो गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, और अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो आपने मुझे खुद बताना है कि आपके पास जो इसके ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा? सर ब्लड सर्कुलेशन में दो काम होंगे। वो दो काम क्या है कि सर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है क्योंकि बाहर आप नहीं निकाल रहे, और जो ऑक्सीजन है जो लंग्स के अंदर नहीं आ रही, वो ऑक्सीजन हमारे पास कम हो जाती है। लेकिन इसमें डोमिनेंटली जो होती है ना, ऑक्सीजन कम होती है, मतलब पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया ज्यादा होता है। तो वही बात होगी, जब ऑक्सीजन कम होगी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो आपका जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा, रेट ऑफ रिस्पायरेशन को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट हुआ और रिस्पायरेटरी सेंटर क्या करेगा? रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या जिसको हम डिस्निया कहते हैं, ये आपको उस पेशेंट में नजर आए। ठीक है जी। नेक्स्ट सर तीसरी सिम्टम क्या है कि सर ये पेशेंट हमारे पास आता है डिस्निया की सम वेट लॉस, पेशेंट हमारे पास वेट लॉस के साथ आएगा। अब इसके अंदर वेट लॉस क्यों हो सकता है जी? डॉक्टर अफीफा बताएंगे कि इसमें वेट लॉस क्यों हो रहा है पेशेंट? सर सर पता नहीं, आप बताएं। मैडम पेशेंट के अंदर डिस्निया हो रहा है, पेशेंट, इस पेशेंट के अंदर आपको एक और चीज नजर आती है जिसको हम कहते हैं, ये पेशेंट करता है रैपिड ब्रीथिंग, या जिसको हम कहते हैं शैलो ब्रीथिंग, मतलब ये डीप ब्रीथिंग आती है। मतलब कि उसकी वजह से। हाँ जी, तो जब वो पेशेंट शैलो ब्रीथिंग के लिए अपने एक्सेसरी मसल्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेगा, तो हम कह सकते हैं कि सर जब ये एक्सेसरी मसल्स को यूज करेगा, तो वो मसल्स क्या करेंगे? ज्यादा एटीपी को बर्न करेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी, तो पेशेंट के अंदर आपको वेट लॉस भी नजर आता है इस पेशेंट को। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो वो कहते हैं कि सर पेशेंट आपके पास साइनोसिस के साथ भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके यहाँ पर ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद साइनोसिस, ठीक है, लेकिन नॉट ऑन अर्ली सिम्टम्स। लेट साइनोसिस, लेट सिम्टम जो इसकी होती है वो साइनोसिस है। अब देखो 3-4 दिन हो रहे हैं जब से पल्मोनोलॉजी स्टार्ट की, ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए पल्मोनोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा मिसडायग्नोज होते हैं, सबसे ज्यादा मिसडायग्नोज। अब लंग्स, पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है ना अगर लंग्स का, तो वो पता नहीं चल रहा होता निमोनिया है, पता नहीं चल रहा होता वो टीबी है, पता नहीं चल रहा होता वो सार्कोडोसिस है, क्योंकि इन सब की जो सिम्टम्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। तो फिर जो गुड डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? वो अपना डिफरेंशियल डायग्नोज अच्छा बनाते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की प्रेजेंटिंग सिम्टम, पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन, इन तमाम चीजों का वो ख्याल करते हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर वो डायग्नोज बनाते हैं। ठीक है, मैं इसलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका डायग्नोज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट सर फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी? सबसे पहले तो मैंने कहा कि फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो उस पेशेंट का जो वेट है वो आपको लॉस नजर आएगा, वेट लॉस नजर आएगा। ठीक है जी। दूसरे नंबर फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको जो उसकी स्किन है वो ब्लू कलर की नजर आएगी, स्किन ब्लू। और स्किन ब्लू का हमने क्या लिखा था सर? साइनोसिस। ये चीजें आपको इसके अंदर नजर आ सकती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर नजर आता है इंस्पायरेटरी क्रैकल्स। जो मैं चीज लिखने लगा हूं क्या?
इंस्पायरेटरी क्रैकल्स। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब जब आप ऑस्कल्टेशन करते हो ना, तो आपको इंस्पायरेटरी क्रैकल्स सुनाई देते हैं कि जैसे कोई चीज क्रैक कर रही है आपके लंग्स के अंदर। वो क्यों करिए? क्योंकि हमारे पास वहां पर इन्फ्लामेशन है, पेशेंट के लंग्स प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं हो रहे, तो वो जोर से उनको एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इंस्पायरेटरी क्रैकल साउंड नजर आता है। ये चीज याद रखनी। इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं, जो जो डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन लिखा हुआ, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इंस्पायरेटरी क्रैकल्स आपको याद रखना कि ये हमें इंस्पायर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज या इडियोपैथिक पल्मोनरी डिजीज या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के अंदर इंस्पायरेटरी क्रैकल्स सुनाए देते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, ये पेशेंट के अंदर हो सकता है राइट हार्ट फेलियर। क्या हो सकता है सर? राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। जब पेशेंट में राइट हार्ट फेलियर होगा तो पेशेंट कौन सी सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा? सर ये पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है असाइटस के साथ। हाँ जी, असाइटिस के साथ। ये पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है नटमैग लीवर के साथ। बिल्कुल, नटमैग लीवर के साथ। ये पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है पेरिफेरल एडिमा के साथ। तो अब कोई मुझे बच्चा बताए कि सर हमें सिम्टम्स भूलती हैं, बताएं कोई सिम्टम भूल रही है? मैंने आपको इसलिए तो कहा था कि मैंने चीजें रिवाइज इतनी दफा कर देनी है कि इंशाल्लाह आपको सिम्टम भूलेंगी नहीं, क्योंकि ऑल सिम्टम्स सर आर रिलेटेड विद ईच अदर। जी जी। नटमेग लीवर में हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स होता है। नटमेग लीवर के अंदर अगर वो राइट हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है ना, तो फिर हमारे पास जेवी डिस्टेंड करती है। लेकिन अगर वो राइट हार्ट फेलियर की वजह से नहीं हो रहा है नटमेग लीवर, वो आपको बुड क्यारी सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, तो फिर पेशेंट का जेवीपी रेस नहीं करता। ये नारी के एमसीक्यूज भी है। ओके हाँ जी। तो राइट हार्ट फेलियर, ये मेरे से उसने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसने बड़ी बहस की थी कि सर ये कैसे हो सकता है। मैं कि यार सिंपल सी बात है, राइट हार्ट में प्रॉब्लम है, आपका जेवीपी से ब्लड राइट हार्ट में नहीं जा रहा, आपके लीवर से राइट हार्ट में ब्लड नहीं जा रहा, तो नटमैग लीवर भी होगा, जेवीपी भी रेज होगी। तो फिर सर पेशेंट के अंदर जो नटमैग लीवर है, बड कैरी सिंड्रोम की वजह से भी तो नटमैग लीवर होता है, तो उसमें जेवीपी रेज होता है या मतलब कि फ्लैट होता है? मैंने कहा भाई उसमें कैसे रेज होगा, मुझे रीजन बताओ। उस बंदे का राइट हार्ट तो ठीक है, उस पेशेंट के सुपीरियर इंफीरियर वेना के वजह से ब्लड तो जा रहा है राइट हार्ट में, तो उसकी जेवीपी क्यों रेज करेगी? हाँ, नटमैग लीवर उस पेशेंट का होता है, क्योंकि जो आपके पास हिपैटिक वेन होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसकी वजह से बैक शिफ्ट कर रहा होता है ब्लड उस पेशेंट के लीवर की तरफ। तो ये चीज आपने जरा थोड़ी सी ख्याल करनी। वैसे कोई इतनी बड़े कंसेप्ट की बात नहीं थी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो कोई इतना मसला नहीं है इसके अंदर। आपको पता होना चाहिए कि चेंजेस कहाँ पर आ रही हैं और क्यों चेंजेस आ रही हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे एमसीक्यू तो चीज ही कोई नहीं। ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने चीज याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर पेशेंट डिस्निया के साथ, टिप्पणिया के साथ, नॉन प्रोडक्टिव के साथ वो हिस्ट्री दे रहा है कि वो शिप के ऊपर काम करता है, तो आपको लग रहा है कि पेशेंट का एस्बेस्टोसिस के साथ एक्सपोजर हुआ है और उसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। तो आपने सब क्या करना है सर? डायग्नोज करना है। डायग्नोज के लिए हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन यूज करेंगे? जो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है ना, बेस्ट 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 इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले आपने क्या करवाना है बच्चों? आपने सबसे पहले करवाना है एक्सरे। आपने उस पेशेंट का सबसे पहले एक्सरे करवाना है। अब देखो हर सिस्टम के अंदर ना दो तीन ही भाईजान बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। हार्ट की प्रॉब्लम के साथ आ रहा है ईसीजी, लंग्स की प्रॉब्लम के साथ आ रहा है सर एक्सरे, जीआईटी की प्रॉब्लम के साथ आ रहा है स्टूल कल्चर, पेशेंट हमारे पास निमोनिया की सिम्टम के साथ आ रहा है उस पेशेंट का स्पूटम कल्चर, पेशेंट के अंदर सिस्टेमिक इन्फेक्शन आपको लग रहा है, पेशेंट का ब्लड कल्चर। तो कोई मुश्किल बात ही नहीं, हमारे पास सिंपल सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन होती हैं। लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है? डिफरेंस आता है हाउ यू यूज योर इन्वेस्टिगेशन, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन यूज करते हो, ये आपको अच्छा और एक बुरा डॉक्टर बनाती है। समझे? तो इस पेशेंट के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है? एक्सरे करवाना है। एक्सरे करवाने के बाद अगर आपको उस पेशेंट के लंग्स के अंदर क्या मिलते हैं? नड्यूल्स। ये देखो, ये आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी है। ये देखो, जैसे आपके पास ये ग्लास जो व्हाइट सा ग्लास नहीं होता, जैसी उसकी अपीयरेंस होती है ना, तो ये बिल्कुल वैसी आपको अपीयरेंस नजर आ रही है। ये तो लंग्स है, यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। तो अगर आपको नड्यूलर फाइंडिंग या रेटिकुलर फाइंडिंग्स नजर आती हैं एक्सरे के ऊपर, या आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
रेटिकुलर फाइंडिंग्स या जिनको हम नड्यूलर फाइंडिंग्स कहते हैं, रेटिकुलर और नड्यूलर फाइंडिंग्स ऑन एक्सरे, या आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नजर आती है, मतलब वाइटिश एक्सरे नजर आता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। इसका मतलब है कि सर पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है, यहां से आपको क्लू मिल गया। जब आपको एक्सरे से क्लू मिलता है, फिर आप क्या करते हो सर, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हो। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपने इस पेशेंट के अंदर क्या करवानी है, दैट इज अ हाई अल्ट्रासाउंड या हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन आपने दूसरे नंबर पर करवाना है जब आपको शक हुआ है। ये नहीं करवाना, मैं आपको एंडो के अंदर मतलब कि बार बार बता बता के थक गया हूं कि जो इस तरह की रेडिएशन एक्सपोजर वाली थेरेपीज होती हैं या जो इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं वो डायरेक्टली नहीं करते होते जब तक आपको लैब्स फाइंडिंग से या सिंपल इन्वेस्टिगेशन से क्लूज नहीं मिलते। अब एक्सरे से मुझे क्लूज मिल गए कि वहां पर सर नड्यूल्स हैं, वहां पर रेटिकुलर्स हैं, वहां पर ये ग्राउंड ग्लास जैसी अपीयरेंस है, तो पेशेंट में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। तो मैं फिर उस पेशेंट को लेके जाता हूँ सीटी स्कैन की तरफ, क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसने सिर्फ मुझे क्लू दी है। दूसरे नंबर पर आपने इस पेशेंट को क्या करवाना है सर, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। ओ माय गॉड, सीटी स्कैन, आई लव एससीटी, मुझे ये इन्वेस्टिगेशन वैसे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसे डायग्नोज अच्छा हो जाता है। हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करवाना है, और हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन के ऊपर आपको क्या नजर आता है, हनी कॉम्ब अपीयरेंस। क्या नजर आएगी आपको, हनी कॉम्ब, जैसे आपकी शहद की मक्खियों का वो जत्था सा होता है ना, जैसे उनका वो कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब अपीयरेंस। सीटी स्कैन के ऊपर आपको हनी कॉम्ब अपीयरेंस नजर आएगी, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। ये हनी कॉम अपीयरेंस एनएलई के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पूछते हैं कि हाँ भाई सीटी स्कैन करवाया, सीटी स्कैन के ऊपर ऊपर हमें हनी कॉम अपीयरेंस नजर आई, तो कौन सी डिजीज हो सकती है। तो पेशेंट के अंदर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज उस पेशेंट में हो सकती है। ठीक है जी, तो हनी कॉम अपीयरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके ऊपर आपको नजर आ रही है, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन के ऊपर। अक्सर स्टूडेंट इसको लिख देते हैं कि एक्सरे के ऊपर नजर आती है, भाई एक्सरे के ऊपर इतनी पावर नहीं होती कि वो आपके पास ये जो इतनी इसको ग्रोसली आपको दिखा दे हार्ट को, ये सिर्फ सीटी स्कैन के पास इतनी पावर होती है। और सीटी स्कैन की भी जो नेक्स्ट फॉर्म है ना, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, वही आपको ये अपीयरेंस दिखा सकते हैं कि जिसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, ये कॉम्स नजर आ रहे हैं, ये साइडों की तरफ आपको ये फाइब्रोसिस नजर आ रही है, ये फाइब्रोसिस हुई, इंटरस्टिशियम, ये एलोवेरा के दरमियान में इंटरस्टिशियम आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हनीकॉम्ब अपीयरेंस ऑन द सीटी स्कैन, यू कैन सी इन पेशेंट ऑफ द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। दो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। अब यहां से सर मुझे शक हो रहा है कि ये पेशेंट है आईएलडी का है, मैं इस पेशेंट का तीसरी इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ। तीसरी इन्वेस्टिगेशन क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब हमने कहा था ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर जो पीएफटी है वो 70% से कम आता है, जो स्पायरोमीट्री है वो 70% से कम आता है। लेकिन बच्चों, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के अंदर ये या तो पीएफटी आपका नॉर्मल होता है या ये हमारे पास इंक्रीज आता है। इसका कितना इंक्रीज आता है, मोर देन 80%। अगर 80% से ज्यादा इनकी परसेंटेज आ रही है ना पीएफटी की, इसका मतलब पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। इसके अंदर आप देखते क्या क्या होती है, FEV1 बटा FVC, फोर्स वाइटल कैपेसिटी और फंक्शनल एक्सपायरेटिव वॉल्यूम इन 1 सेकंड, ये दोनों चीजें देखते होते हैं। मजे की बात ये है कि इसमें FEV1 भी कम होता है, लेकिन इसका जो FVC होता है वो ज्यादा कम होता है। FEV1 भी कम है क्योंकि लंग्स एयर के अंदर जा ही नहीं रही, तो वो निकालता भी कम है, लेकिन जो टोटल एयर वो बाहर निकालता है वो भी हमारे पास ज्यादा कम होती है। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर ज्यादा छोटा होता है ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बच्चे, वो वैल्यू आपको इंक्रीज मिलती है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू 0.8 होती है, तो यहाँ पर 0.8 से आपको नॉर्मल वैल्यू ज्यादा मिलेगी। अब आप कहेंगे सर पता नहीं क्या कहानी डाल रहे हैं, देखो नॉर्मली पता आप क्या करते हो, नॉर्मली आप 1 सेकंड के अंदर 4 लीटर एयर को बाहर निकालते हो, और जो आप टोटल एयर बाहर निकालते हो वो आप 5 लीटर निकालते हो। मतलब FEV1 आपका कितना है, 4 लीटर है, और जो आपका FVC होता है ये 5 लीटर होता है। ये मैं पहले नॉर्मल की बात आपको समझा रहा हूँ, ये है नॉर्मल कंडीशन। अगर आप इसको डिफाइन करो ना तो 4/5 है, 0.8 या 0.8 अराउंड बनता है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 से,
तो ये बनता है 80%, और 80% स्पायरोमेट्री के ऊपर या पीएफटी के अंदर आता है, तो ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अब मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने कहा कि जो आपका FeV1 है ये कम है, मतलब 4 से मैंने इसको किया 3, लेकिन मैंने कहा जो FVC है वो ज्यादा कम है, वो 5 से 2 के ऊपर आ गया। तो जब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। देखो अगर आप 3 को अंदर रखो, 2 पे डिवाइड करो, तो 2 1 2, 1.0, 2 5 10, मतलब कि 1.5, या 1.5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास 150% इसकी आ रही है। कि मतलब कि पेशेंट के 80% से, यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि ये जो पीएफटी की वैल्यू होती है वो आपके पास इंक्रीज आती है 80% से ज्यादा। तो जब हमारे पास FeV1 कम है, लेकिन FVC जो टोटल एयर आप बाहर निकालते हो वो भी क्या होती है, वो ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो स्पायरोमेट्री है यहाँ तो वो नॉर्मल होती है, यहाँ आपको 80% से ज्यादा नजर आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया तीसरी इन्वेस्टिगेशन। अब आते हैं चौथी इन्वेस्टिगेशन। आपको स्पायरोमेट्री से पता चल गया कि पेशेंट रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का, आपको सीटी स्कैन से पता चल गया, एक्सरे के ऊपर पता चल गया। अब लेकिन मेरे पास ये एग्जैक्ट डायग्नोस नहीं हुआ। तो जो आपके पास एग्जैक्ट डायग्नोज होता है ना, वो आपके पास होता है बायोप्सी की मदद से। तो जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है बच्चों, वो होती है बायोप्सी। सीटी स्कैन और एक्सरे आपको लेके जाता है कि भाई इस पेशेंट के ILD हो सकता है। तो जो आपके पास मोस्ट एक्यूरेट या जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, वो हमारे पास होती है बायोप्सी इन केस ऑफ द इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। क्योंकि जब आप बायोप्सी लोगे, इतना पोर्शन लोगे, और इस पोर्शन के अंदर अगर आप देखो तो आपको ये फाइब्रोसिस नजर आ रही है। ये देखो, ये इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस, इन्फ्लामेशन, ये आपको नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये पेशेंट हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का ये पेशेंट था। तो बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन आपको एक्यूरेट फाइंडिंग देता है, और पीएफटी आपको लीड करती है कि पेशेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब 4 इन्वेस्टिगेशंस की मदद से आपको पता चल गया कि ये पेशेंट हमारे पास ILD का था। अब मैंने इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना। तो बच्चे सबसे पहले क्या इसका ट्रीटमेंट होगा? जी मैडम, ट्रीटमेंट मैंने इसका करना है, मैं कैसे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा? सबसे पहले हम क्या काम करते होते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी, सबसे पहले ट्रीटमेंट की क्या अप्रोच मेंटल होती है, मैं जो आपको ऑक्सीजन डे 1 से बताता आ रहा हूँ जी। और अंडरलाइनिंग काज को ट्रीट करना। हाँ जी, तो ये बात क्यों भूल जाते हो? मुझे पहले ये तो बताओ आप लोग। मैंने को 70 दफा बताया हुआ कि पहले अंडरलाइन काज को आपने ठीक करना है। फिर भी वही टिपिकल सोच है कि सर हमने सीधा ट्रीटमेंट की तरफ ही जाना है। और भाई ट्रीटमेंट अगर आप कर भी लोगे, तो अगर अंडरलाइन काज को ठीक नहीं करोगे तो पेशेंट आपका कहाँ से ठीक होगा? तो आप दोबारा ये चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए कि सर सबसे पहले अंडरलाइन काज को ठीक करो। अंडरलाइन काज, अगर वो अंडरलाइन काज भाईजान एस्बेस्टोसिस है, ब्रिलियोसिस है, वो कोल है, वो सार्कोडोसिस है, वो एमाइलोडोसिस है, तो उसको ठीक करोगे, मेरे पास ग्रेनुलोमस लंग के अंदर आएंगी नहीं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, और साथ में उसकी मतलब सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले अंडरलाइन काज, ठीक है। ये अंडरलाइन काज को इंशाल्लाह बार बार जब आप करोगे ना, तो आपकी अप्रोच बड़ी अच्छी हो जाएगी। जब जो भी पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आएगा ना, तो आप उसका रीजन को देखोगे कि इसको किस रीजन की वजह से ये डिजीज हो रही है। जो कि हमारे पाकिस्तानियों के अंदर ये बिल्कुल नहीं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सीधा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखते हैं। तो अंडरलाइन काज को बच्चे आपने ठीक करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर वो पेशेंट लेट्स सपोज सार्कोडोसिस का है, या वो पेशेंट हमारे पास नीमोकोनियोसिस का है, तो आपने उसका एक्सपोजर रोकना होता है कि भाई अब आपने मजीद उस एरिया के अंदर काम नहीं करना जहां से आपको एस्बेस्टोसिस कोल या आपके लंग्स के अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये पहले आपने अंडरलाइन काज को ठीक करना है। दूसरे नंबर आपने अवॉइड करनी है वो सारी चीजें, अवॉइड करना अपने एक्सपोजर। जैसे मैं आपको बता दिया ना कि आपने मास्क यूज करवाना है, कोल से एक्सपोजर कम करना है, एलर्जन से एक्सपोजर उस पेशेंट का कम करना है। दूसरा काम हो गया। तीसरे नंबर पर आपने उस पेशेंट के अंदर चूंकि इन्फ्लामेशन हुई हुई है ना उस पेशेंट के लंग्स के अंदर, तो उस इन्फ्लामेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? आपने उस पेशेंट को स्टार्ट के अंदर देनी है एंसिड्स। ठीक है, अब एंसिड से अगर ज्यादा इफेक्ट ना आ रहा हो और डिजीज की ज्यादा सिविरिटी है, देखो स्टीरोड सीधे नहीं लगाते। अगर एंसिड नॉन इफेक्टिव हो या डिजीज की सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हो, फिर आपने उस पेशेंट को किसके ऊपर लेके जाना है? कोर्टिकोस्टीरोइड्स के ऊपर।
कब लेके जाना कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर? सीधा नहीं लेके जाना। अगर आपकी एंसिस जब कभी काम नहीं करती या डिजीज की अगर सिविरिटी ज्यादा, तो फिर हम डायरेक्टली कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ उस पेशेंट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर कोर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादातर आप कौन से यूज कर सकते हो? प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन यूज कर सकते हो, डेक्सामेथासोन यूज कर सकते हैं। तो ये हम इस पेशेंट के अंदर ये वाले स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर वो जो हम इनहेलर की भी बात करते थे ना, ब्यूडिसोनाइड, तो वो वाले इनहेलर आपको ज्यादातर हेल्प करते हैं ब्रोंको डायलेशन के अंदर। ठीक है। तो वहां यहाँ पर उनका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन की तरफ जाइएगा। स्टीरॉइड सब हमने दे लिए, लेकिन स्टीरॉइड देने के बावजूद इस पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो इंप्रूव नहीं हो रही। अभी तक हमने कितनी अप्रोचेस देख ली हैं? अंडरलाइन काज अवॉइड करना एक्सपोजर को, एंसिस और स्टीरॉइड्स है। चौथे नंबर पर हमने उस पेशेंट की इन्फ्लामेशन को या जो फाइब्रोसिस हुई है ना, उस फाइब्रोसिस को हमने कम करना है। तो मैं आपको मस्कुलोस्केलेटन के अंदर जाके पढ़ाऊंगा कि हमारे पास बड़ी प्यारी प्यारी ड्रग्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, फाइब्रोसिस को ब्रेक डाउन करने वाली हमारे पास ड्रग्स होती हैं, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसको कहते हैं एंटी फिब्रोटिक ड्रग्स। एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स कि जो आपके पास वहां पर लंग्स में फाइब्रोसिस हुई हुई ना, इंटर ILD के अंदर, उस फाइब्रोसिस को खत्म करने के लिए हम इस पेशेंट को देते हैं एंटी फिब्रोटिक ड्रग्स। इसमें मैं आपको एक ड्रग का नाम बताऊंगा, एटलीस्ट एक याद रखिएगा, इसको नहीं आपने भूलना। वो कौन सी है? वन ऑफ माय फेवरेट ड्रग, दैट इज द पिरमिफेनिडोन। कौन सी सर? पिरमिफेनिडोन। ठीक है। ये डॉन मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि ये डॉन करता क्या है, ये एफ भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ये डॉन फाइब्रोसिस को ठीक करता है। तो अगर कहीं पर मिरफिडोन लिखा हो ना, तो ये याद रखिए कि ये ऐसा डोन है जो एफ, इसकी ड्रग के अंदर ही एफ लिखा हुआ है कि ये फाइब्रोसिस को ठीक करता होता है, और ये आपके पास एंटी फिब्रोटिक ड्रग है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा चने प्यारा सा करके लिख लेते हैं, पिरमिफिडोन, PIR। वैसे इस क्लास में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, पिरमिफिडोन। चलो जी, ये ड्रग आपने यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि डॉन है और ये हमारे पास है, पिरमिफेनिडोन आ गया। इस ड्रग को आपने एटलीस्ट याद रखना। मैं आपको ज्यादा ड्रग्स इसकी नहीं याद करूंगा, वो मस्कुलोस्केलेटन के अंदर हम इसकी देख लें। ठीक है। चौथे नंबर पर सर, अगर हमने उस पेशेंट को ये सारी थेरेपीज दे ली, स्टीरॉइड्स हैवी देके देख लिए, हमने उस पेशेंट की ये जो पिरफेनिडोन वाली ड्रग है ये भी देके देख लिया है, इसके अलावा हमने और जो एंटी फिब्रोटिक ड्रग्स थी वो भी देके देख लिए हैं। 6 महीने तक हमने इसको पेशेंट को थेरेपी के ऊपर रखा है, लेकिन सिम्टम ठीक नहीं हो रही। पेशेंट के अंदर सीवियर पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई है या सीवियर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होगी। तो जब आपके पास रेजिस्टेंट हो जाए ऊपर वाली ड्रग से, कोई ड्रग काम नहीं कर रही होती, जब मेडिकल थेरेपी फेल हो जाती है, तो हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या होती है सर? सर्जिकल अप्रोच होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारी है सर्जिकल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन। तो इस पेशेंट के अंदर हमें क्या सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं? इस पेशेंट के अंदर हम जो सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, दैट इज द लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो आपने इस पेशेंट के जो लंग्स हैं, अगर एक लंग इन्वॉल्व है, लंग ट्रांसप्लांटेशन, तो एक लंग की ट्रांसप्लांटेशन करवानी है। अगर दोनों लंग्स इफेक्टेड हैं, तो आपने दोनों लंग्स की क्या करवानी है? ट्रांसप्लांटेशन करवानी है। इसके अंदर वो लिखता है कि रेसिपिएंट का जो लंग्स हैं वो इफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे रेसिपिएंट, जो हमारा यहाँ पे रेसिपिएंट लंग्स है, उसके अंदर क्या हुई है? फाइब्रोसिस है। वो लंग्स हमारे पास नॉन फंक्शनल है। तो हम क्या करेंगे? डोनर से लंग्स लेंगे, और डोनर का जो लंग होगा, डोनर लंग्स हमारे पास हेल्दी होगा। हेल्दी डोनर लंग्स को फिब्रोटिक या डिजीज लंग के साथ आपने ट्रांसप्लांट कर देना है, और उस ट्रांसप्लांटेशन की वजह से क्या हो जाएगा? फिर आपका पेशेंट है कुछ ईयर्स तक सरवाइव कर जाता है। इट कैन सर्वाइव फॉर सम ईयर्स, लाइफ स्पैन उसका 4 ईयर 5 ईयर, यानी दो, अगर यंग है तो 10 ईयर्स तक भी इंप्रूव हो सकता है। लेकिन लंग ट्रांसप्लांटेशन के साथ बहुत सी प्रॉब्लम होती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है? यहाँ पर हमारे पास होती है रिजेक्शन। लंग ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये मैं अभी कल ही मैंने एक MCQ करवाया था बच्चों को, कि हमारे पास एक पेशेंट आता है सिम्टम के साथ, डिस्निया, टेकिपनिया, नॉन प्रोडक्टिव कफ। ठीक है। और आज से 3 महीने पहले उस पेशेंट के अंदर हमने लंग ट्रांसप्लांटेशन करवाई थी। और क्यों करवाई थी? उस पेशेंट में इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस थी,
या उस पेशेंट के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज थी, तो 3 महीने बाद वो पेशेंट आपके पास डिस्निया, टेकिपनिया, नॉन प्रोडक्टिव कफ के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पेशेंट के अंदर एक्यूट लंग ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन हुई। क्योंकि जो रिजेक्शन होती है हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन की, वो 3 टाइप्स की होती है, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक रिजेक्शन। अगर पेशेंट को जैसे ट्रांसप्लांट हुई है, कुछ मिनट्स के बाद या कुछ घंटों के बाद अगर रिजेक्शन की सिम्टम आ जाए, तो पेशेंट के अंदर होती है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। अगर कुछ मंथ के बाद, लेट्स सपोज 1 मंथ टू 6 मंथ के दरमियान में अगर रिजेक्शन की सिम्टम आ जाए, उसको हम कहते हैं एक्यूट रिजेक्शन। अगर 6 मंथ से ज्यादा के बाद पेशेंट को रिजेक्शन की सिम्टम आए, तो उसको हम क्रॉनिक रिजेक्शंस कहते हैं। एक्यूट रिजेक्शन में न्यूट्रोफिल सेल वहां पर डिपॉजिट होते हैं जब आप बायोप्सी करते हो। सो ये हाइपर एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एक्यूट के अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, पेरिवस्कुलर फाइब्रोसिस होती है उस पेशेंट की, और क्रॉनिक के अंदर सीवियर लिम्फोसाइट सेल वहां पर डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, ये वैसे टॉपिक है हमारे पास इसका इम्यूनोलॉजी का, वहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपने बात याद रखनी है। अगर आप लंग ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो, तो पेशेंट के लंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को स्टार्ट किया ऊपर से। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की जो हमने कॉजेज देखे थे कि क्यों क्यों हो सकती है, फिर हमने उसका जो पहली कॉज है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का, दैट इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, उस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को हमने डिस्कस किया, वो क्यों क्यों हो सकती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की, उसकी इटियोलॉजी डिस्कस की, उसके सिम्टम डिस्कस की, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन डिस्कस किया, उसका डायग्नोस डिस्कस किया, एंड एट द एंड हमने ट्रीटमेंट किया। अंडरलाइन काज को ठीक करना है, एंसिड देनी है, स्टेरॉइड्स देने हैं, एंटीफिब्रोटिक ड्रग्स देनी है, जिसके अंदर टिरफेनिडोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस है। और अगर ड्रग्स काम ना करें, हम उस पेशेंट को ले जाते हैं लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।